आज का टॉपिक रहेगा आपका परसेंटेज, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं कि राम सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम सेव्स 22%। ये बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव्स 1540 रुपीज़। व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम? कहते हैं कि राम 14% अपनी सैलरी का बचाता है, जबकि श्याम अपनी सैलरी का 22% बचाता है। अगर दोनों की सैलरी बराबर है और श्याम 1540 रुपये बचा रहा है, तो श्याम की बचत आप लोगों को बतानी है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिख लेता हूँ राम, यहाँ पे लिख लेता हूँ श्याम। दोनों की इनकम क्या है? बराबर है। इसकी भी इनकम 100% मान लेता हूँ राम की, और श्याम की भी 100% मान लेता हूँ। अब इनके सेविंग्स का परसेंटेज आप लोगों को गिवन है, यानी कि यहाँ पर राम की जो सेविंग है वो 14% है और श्याम की जो है वो 22% है। अब सवाल में बोल रहा है कि जो श्याम है 22%, यानी कि इसकी सेविंग्स है, सवाल में दे रखी 1540 रुपये। तो 1% की वैल्यू, यानी कि 22 से कितनी बार जाएगा? 22 से जाएगा आपका 70 बार। 1% 70 के बराबर आ गया, यानी 1% 70 रुपये के बराबर। तो अब मैं यहाँ से 14% की वैल्यू निकाल दूंगा, 14 गुणा 70 यानी कि 980 रुपये। और यही आपसे पूछता है कि राम की सेविंग कितनी होगी, जो कि 980 रुपये के बराबर होगी, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जाएगा। कर लोगे इस तरीके से। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर देखते हैं। ए एंड बी स्पेंड 60% एंड 75% ऑफ देयर इनकम्स रेस्पेक्टिवली। ए और बी कर्म से 60 और 75% अपनी इनकम का क्या करते हैं? खर्च करते हैं। स्पेंड का मतलब खर्च करते हैं। इफ द सेविंग्स ऑफ ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी। अगर ए की सेविंग बी से 20% ज़्यादा है, देन बाई व्हाट परसेंटेज इज इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। तो ए की इनकम बी से कितना परसेंट कम है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बात को ध्यान से समझिएगा। अब देखो, यहाँ पर लिख लेना ए और यहाँ पर लिख लेना बी। अब देखो, यहाँ पर बात हो रही सबसे पहले इनकम की, उसके बाद बात हो रही है आपकी यहाँ पर किसकी? उसके बाद बात हो रही है आपकी खर्चे की, यानी कि एक्सपेंडिचर की, और सबसे एंड में बात हो रही है आपकी यहाँ पे सेविंग्स की। सवाल में अगर मैं यहाँ पर ये लेकर चलूँ, बात समझना, मैंने मान लिया कि दोनों की इनकम 100% है, जबकि ए 60% खर्चा करता है, तो इसका मतलब ए कितना बचाएगा? 40% बचाएगा। बी 75% खर्चा करता है 100 में से, तो बी बचाएगा आपका 25%। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से आप लोगों को समझना है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि जो ए की सेविंग है वो बी से 20% ज़्यादा है, यानी ए की जो सेविंग है बी से 20% ज़्यादा है। अगर बी की सेविंग 100% तो ए की 120%, यानी कि 6 और 5 का रेशो है सेविंग्स का। किसका? सेविंग्स का। 6 और 5 का रेशो यहाँ पर बन रहा है। बात समझिए ध्यान से। अब देखो, यहाँ पर जब हम लोग सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, ए और बी का 6 और 5 का रेशो बनाना है। सबसे पहले ए और बी की सेविंग्स को इक्वल करूंगा। कैसे करूंगा? यहाँ पर कर दूंगा 40 की गुणा, और यहाँ पे कर दूंगा मैं यहाँ पे 25 की गुणा। ये दोनों की सेविंग इक्वल होगी। अब ए में गुणा कर दूंगा, बी में कर दूंगा 5 की, और ए में गुणा कर दूंगा 6 की, यानी कि अब 20% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए की सेविंग बी से 20% ज़्यादा आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को इस बात को समझना है। ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो मैंने 25 गुणा 6 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे 40 गुणा 5 की करी। अब देखो, सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। 5 से 25 5 बार चला जाएगा, ठीक है। और जी 5 से 40 8 बार जाएगा, 2 से 8 4 बार, 2 से 6 3 बार, यानी कुल मिलाकर ए की सेविंग्स में 3 की मल्टीप्लाई और बी की सेविंग्स में 4 की मल्टीप्लाई हुई। ये मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर देता हूँ 3 की, ये आपका 300 बन जाएगा। यहाँ पर 4 की करूँगा, ये आपका 400 बन जाएगा। तो फाइनली जो ए की इनकम है वो 300% है, और बी की जो इनकम है वो आप लोगों की 400% है। अब आपसे क्या पूछता है? कहता है कि व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ ए लेस देन द इनकम ऑफ बी। बी से कितनी कम है ए की? तो 400 से 300, यानी कि 400 पे 100 कम है। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 करूंगा। 100 से 400 4 बार, 4 से 100 25 बार, यानी यहां से पता लगा कि 25% कम है। इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए की इनकम बी से 25% कम है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं परसेंटेज के थ्योरी वाले पार्ट में बता चुका हूं, ध्यान से देखिएगा। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज टू बी इनकर्ड ऑन शुगर। कहता है कि शुगर का जो प्राइस है वो 25% बढ़ा दिया जाता है, अगर इसके कंजप्शन पर कोई एक्स्ट्रा कट ना लगाए तो आप व्हाट परसेंटेज मस्ट बी कट डाउन, अगर इसके कंजप्शन को कितना कम करे जिससे इसका खर्चा ना बढ़े। ध्यान से देखिएगा एक्सपेंडिचर क्या होता है, इस फॉर्मूले को मैं बताऊंगा कि कहां से निकल कर आया। एक्सपेंडिचर होता है आप लोगों का प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। बात ध्यान से समझिएगा, खर्चा क्या होता है आपका, प्राइस और कंजप्शन, ठीक है ना। भाई मान लेता हूं कि मेरे घर में 10 किलो चीनी खर्च होती है और जिस चीनी का प्राइस कितना है 40 रुपये, तो 40 रुपये प्राइस 1 किलो का और 10 किलो खर्च हो रही है ना। 40 रुपये प्राइस 1 किलो का और 10 किलो खर्च हो रही है, यानी कि टोटल 400 रुपये का खर्चा है मेरे घर में चीनी का। अब कहता है कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, अगर शुगर का प्राइस 25% बढ़ जाता है तो कंजप्शन को कितना कम किया जाएगा। अब देखो इस बात को हम लोग कैसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन में दे दिया कि एक्सपेंडिचर आप लोगों को सेम रखना है, ठीक है ना। और प्राइस के बारे में क्या जानकारी आपको दे दी कि 25% बढ़ता है और 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी 1/4 होती है। यानी यहां पे लिख देता हूं इनिशियल और यहां पे लिख देता हूं फाइनल। क्लियर है, 4 पे 1 बढ़ गया यानी कि प्राइस 4 से 5 हो गया है। तो कंजप्शन को कितना कम करना पड़ेगा जिससे एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो कंजप्शन का रेशो उल्टा हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, यानी कि 5 से 4 हो जाएगा, तब जाकर आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो 5 से 4 हुआ तो 5 पर 1 कम, तो कंजप्शन कितना परसेंट कम हुआ, 5 पर 1 कम, तो 100 पर कितना कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, यानी कि कंजप्शन को 20% कम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं कराने वाला हूं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 25%, एक वस्तु का प्राइस 25% कम हो जाता है, बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 30%। जैसे ही प्राइस 25% कम हुआ तो उस वस्तु की जो प्रतिदिन की सेल है वो 30% बढ़ गई। द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिप्ट इज, तो उसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। नेट इफेक्ट आप लोगों को बताना है। तो नेट इफेक्ट अगर आप लोग यहां पर निकालेंगे, किस चीज पर डिपेंड करता है नेट इफेक्ट, तो आप कहोगे कि वस्तु का जो प्राइस है इनटू डेली सेल, इसी पे तो डिपेंड करता है। यानी कि किसी वस्तु की मान लो कि डेली सेल 10 आर्टिकल की हो रही है, उस आर्टिकल का प्राइस 100 रुपये है, तो कितना आ जाएगा नेट इफेक्ट, यानी कि आप लोगों का 1000 रुपये आ जाएगा। या इसको बोल दो आप लोग नेट इफेक्ट की बजाय टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन आप लोग यहां पर बोल दो कि टोटल कलेक्शन कितना है, 10 वस्तु बिक रही लेट से, और प्राइस एक वस्तु का 100 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का कलेक्शन हो रहा है टोटल, ठीक है ना। अब सवाल में बोल रहा है कि प्राइस 25% कम हो रहा, 25% का मतलब 1/4 होता है, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। अब अगर मैं यहां पर प्राइस के बारे में बात करूं, यानी कि इनिशियल, और यहां पर लिख देंगे हम लोग फाइनल। प्राइस कम हो रहा है यानी कि 4 पे 1 कम हो रहा है, तो पहले था इनिशियल 4 पे 1 कम हो गया, फाइनल 3 हो गया। अब अगर डेली सेल के बारे में बात करेंगे, तो डेली सेल का अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज हो रही है, 10 पे 3 बढ़ रही है, तो 10 पे 3 बढ़ रही तो 10 से 13 हो रही है। तो यहाँ से जब नेट इफेक्ट या टोटल कलेक्शन निकालोगे तो प्राइस इंटू डेली सेल आएगा, जो कि कितना निकल कर आएगा, 10 चौक 40 इस टू 13 3 39, 40 से 39 हो गया। 40 पर कितना कम है, 1 कम है, परसेंटेज चेंज निकालेंगे, यानी कि 40 पर 1 कम है गुणा 100 है, और 40 से 100 कितनी बार चला जाएगा, 2.5% डिक्रीज। तो इसका मतलब जो नेट इफेक्ट है आप लोगों का 2.5% कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 5 को यहाँ पर देखते हैं कि द प्राइस ऑफ एन ईडेबल ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%। एक खाने वाला तेल है जिसका प्राइस 25% बढ़ जाता है। टू मेंटेन द बजट, बजट को मेंटेन रखना है, सुषमा रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ हिज ऑयल बाई 20%। जैसे ही तेल का रेट बढ़ा
तो बजट वही हमें रखना है अपना मेंटेन। तो सुषमा ने जो कंजप्शन, जो खपत है तेल की, वो 20% कम कर दी। तो अब आपको बताना है कि द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस एडिबल ऑयल। तो यानी इस तरीके से एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आप लोगों का प्राइस इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। प्राइस 25% बढ़ रहा है, यानी कि 25% का मतलब 1/4। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि जो प्राइस है, यानी कि यहां पे लिखेंगे इनिशियल और यहां पे लिखेंगे फाइनल। 25% बढ़ रहा है तो 4 पर 1 बढ़ रहा है, तो प्राइस 4 पर 1 बढ़ रहा है तो 4 से 5 हो रहा है, ठीक है ना। कंजप्शन कितना हो रहा है, 20% कम, सॉरी कंजप्शन कितना हो रहा है, 20% कम। 20% का मतलब 1/5। तो यानी C4 कंजप्शन कितना हो रहा है, 5 पर 1 कम हो रहा है, 4। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कैसे आप लोग निकालोगे, प्राइस इनटू कंजप्शन आएगा। देखो 5 से 5 कटा, 4 से 4, यानी कि एक्सपेंडिचर 1:1 निकल कर आ गया। तो एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ ये आप लोगों को बताना है। तो 1:1 का मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर पहले था वही अब है। तो इसका मतलब 0% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 0% आएगा। कर लोगे इस तरीके से, बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन इस टाइप के मैं आपको कराता हूं। प्रॉब्लम 6 को यहां पर देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस बाय 25%, एक वस्तु का जो मूल्य है वो 25% कम हो जाता है। देन इट्स सेल वॉज इंक्रीज बाई X%, जैसे ही मूल्य 25% कम हुआ, सेल X% बढ़ गई। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिट ऑफ द रिवेन्यू, देन द वैल्यू ऑफ X विल बी। तो अगर 20% बढ़ता तो इसकी X की वैल्यू आप लोगों को यहां पर बतानी है। अब देखिएगा ध्यान से आप लोगों को, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है आप लोगों का क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस और इनटू कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। क्लियर हो गई बात। अब देखो प्राइस हो रहा है 25% कम, यानी कि 1/4। तो यहां से मैं प्राइस का रेशो निकाल दूंगा। ये इनिशियल वैल्यू है और ये आप लोगों की फाइनल वैल्यू है। रिड्यूस हो रहा है तो 4 पर 1 कम हो रहा है, तो प्राइस 4 से 3 हो गया। सेल X% बढ़ रही है, ठीक है ना, सेल X% बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और कितना परसेंट, इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू। देखो जो यहाँ पर एक्सपेंडिचर है मेनली यहाँ पर रिवेन्यू के नाम से बोला गया है, इसको बोल देंगे टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू सवाल की लैंग्वेज के हिसाब से पलट देते हैं। और ये आप लोगों की यहाँ पर सेल है, यानी कि रिवेन्यू जो है प्राइस इनटू सेल के गुणा के बराबर है। प्राइस 4 से 3 हो गया, 25% कम हो गया। अब यहां पर रिवेन्यू के बारे में आप लोगों को क्या दिया गया है कि रिवेन्यू 20% क्या है, बढ़ रहा है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 से 6 आप लोगों का रिवेन्यू हो गया। आपको सेल के बारे में बताना है, तो यहां से मैं अब सेल निकाल दूंगा। फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा है, ये सेल कैसे निकलेगा, रिवेन्यू बटे प्राइस। तो रिवेन्यू यानी कि 5/4 और इस टू 6/3 आएगा। 3 से 6 2 बार, यानी कि 5:8 आपकी सेल आ जाएगी। तो 5 से 8 हो गया, 5 पर 3 बढ़ गया। तो सेल में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 5 पे 3 बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, यानी कि 60% सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछता है कि सेल X% इंक्रीज होती है, X की वैल्यू बतानी, तो X आपका 60% आएगा। इस तरीके से फॉर्मूला खुद क्रिएट करके आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पर ध्यान से एक बार देखिएगा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, दाल के कीमत में 32% की वृद्धि होती है। ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजप्शन इन सच ए वे दैट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओनली बाई 10%। तो एक आदमी अपनी खपत कम कर देता है और जिससे कि उसका जो खर्चा है केवल 10% ही बढ़े। इफ ही कंज्यूम 150 किलोग्राम ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज, अगर खर्चे के बाद वह 150 किलोग्राम दाल की खपत करता है, तो हाउ मच पल्स वॉज कंज्यूम बाय हिम इनिशियली, तो पहले वह कितनी दाल की खपत कर रहा था, ये आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला आप लोगों का यहां से क्या बनेगा कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू
कंजप्शन होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। बात समझना है ध्यान से। स्टार्टिंग में आपको बोल रहा है कि प्राइस 32% बढ़ता है, और 32% का जो मतलब होता है यानी कि 32/100, 4 8 32 और 4 से जाएगा 25, 8/25 हो गया। यानी यहां से हम लोग लिख देंगे प्राइस, यहां पे लिखेंगे इनिशियल, और यहां पे क्या लिखेंगे फाइनल। प्राइस 25 पे 8 बढ़ जाता है, यानी कि पहले 25 था तो 8 बढ़ेगा 33 हो जाएगा आप लोगों का प्राइस। क्लियर है? 25 से 8 बढ़ा तो 25 से 33 आप लोगों का प्राइस हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, कहते हैं एक्सपेंडिचर केवल 10% बढ़े। 10% का मतलब है 1/10, तो एक्सपेंडिचर के बोल रहा है 10% बढ़े, यानी कि 10 पर 1 बढ़े तो 10 से 11 हो जाएगा। तो यहां से मैं कंजप्शन निकाल दूंगा इस फॉर्मूले से। तो कंजप्शन होता है आप लोगों का, यानी कंजप्शन होता है आपका एक्सपेंडिचर बटे प्राइस, यानी कि 10/25 इज टू 11/33। 11 से 33 3 बार जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से 5 बार, तो आपका 6:5 का रेशो निकल कर आ जाएगा कंजप्शन का। इनिशियल और फाइनल वैल्यू 6:5 आ गया। कहता है कि रेट बढ़ने के बाद दाल कितनी कंज्यूम हो रही है, 150 किलोग्राम, यानी कि इस 5 यूनिट की वैल्यू 150 किलोग्राम है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो पहले कितनी दाल कंज्यूम हो रही थी, 6 × 30 यानी 180 किलोग्राम पहले दाल कंज्यूम हो रही थी। और यही तो आपसे पूछा है। इस तरीके से ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और सही कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं एक ही मेथड पे करा रहा हूँ, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा। ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही तरीके से हम लोग करते चलेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जिनका फॉर्मूला भी खुद आप बनाओगे रेशो मेथड से इजीली कर सकते हो, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 10%, अगर चीनी का मूल्य 10% कम हो जाता है तो एक आदमी कुड बाई 1 किलोग्राम मोर फॉर 270 रुपीज़, तो एक आदमी 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। देन दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, शुगर का ओरिजिनल प्राइस आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपको पता है एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये आप लोगों को पता है। अब क्या बोल रहा है कि प्राइस 10% कम होता है, यानी कि 1/10। तो प्राइस के बारे में मुझे जो जानकारी दे रखी, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इनिशियल और यहाँ पे लिख देंगे फाइनल। 10% कम हो रहा तो 10 पर 1 कम हो रहा, तो 10 से 9 हो गया इसका प्राइस। क्लियर है? 10 पे क्या हो गया, 9 हो गया, यानी कि प्राइस कम हो गया। क्लियर है बात? अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि इस वजह से 1 किलो में 270 में 1 किलो ज़्यादा चीनी खरीद रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो ओरिजिनल प्राइस आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है ना, प्राइस कम हुआ तो चीनी ज़्यादा खरीदी जा रही, किसमें, 270 रुपये में, कितनी, 1 किलो ज़्यादा। ठीक है ना, तो प्राइस 10 से 9 हो गया, समझ में आई बात? तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, यानी कि 9 से 10 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। कंज्यूम कितना हो पा रहा है यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले 9 यूनिट खरीदा जा रहा था, अब 10 यूनिट खरीदा जा रहा है। कितना ज़्यादा खरीदा जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा जा रहा है, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा खरीदा जा रहा है। और क्वेश्चन में बोलता है कि 1 किलो ज़्यादा खरीदा जाता है, 1 यूनिट 1 के बराबर, यानी कि पहले 9 किलो खरीदी जा रही थी चीनी, अब चीनी यहाँ पे 10 किलो खरीदी जा रही है। ठीक है ना, क्लियर है? इनिशियल का मतलब ये होता है ओरिजिनल प्राइस, और फाइनल का मतलब यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है पर किलोग्राम चीनी का कितना होगा। तो ओरिजिनल प्राइस यानी कि इनिशियल वैल्यू 9 किलो चीनी खरीदी जा रही, किसमें, 270 रुपये में। तो प्राइस कितना हो जाएगा, 270 रुपये डिवाइडेड बाई 9 किलोग्राम, तो कितना आएगा, 30 रुपीज़ पर किलोग्राम आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल चीनी का जो प्राइस रहा होगा वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम रहा होगा। क्या क्वेश्चंस को इस तरीके से कर पाओगे? ऐसे ही तो करना है। प्रॉब्लम 9 को यहाँ पे देखते हैं कि ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स एनेबल्स ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर 1 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ रुपीज़ 1.25। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन प्राइस? कहता है कि एक एप्पल के प्राइस में रिडक्शन हो जाता है, जिसके कारण एक व्यक्ति पहले 3 एप्पल को 1 रुपया 25 पैसे में खरीद रहा था और अब उन्हीं को 1 रुपये में खरीदता है।
तो प्राइस में परसेंटेज रिडक्शन आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पे प्राइस के बारे में देखो क्या दे रखा है ना, प्राइस के बारे में, यानी कि इनिशियल जो वैल्यू थी, प्राइस था 1.25 रुपीज़, और अब कितना हो गया प्राइस, अब हो गया 1 रुपीज़। पहले 1.25 रुपीज़ में 3 एप्पल खरीद रहा था, है ना, यानी कि यहां से कह दूंगा क्वांटिटी, पहले 3 एप्पल खरीद रहा था और अब 1 रुपये में 3 एप्पल खरीद रहा है, तो प्राइस कम हो गया। तो प्राइस में कितना परसेंट रिडक्शन हुआ ये आप लोगों को बताना है। क्वांटिटी तो दोनों सेम केस में सेम है, क्वांटिटी पहले भी 3 एप्पल खरीद रहा था, अभी भी प्राइस कम हो गया। पहले तो 1.25 में खरीद रहा था, 1 रुपीज़ में, तो कितना कम हो गया, यानी कि 1.25 पर 0.25 रुपीज़ कम हो गया। परसेंटेज निकालना है, यानी 100 पे बताना कितना कम होगा। दशमलव से दशमलव 25 पंजे और 5 से 100 यानी कि 20 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से प्राइस में 20% का रिडक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए सवाल है। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई 1.2 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is the increase income? देखो यहाँ पर कहता है कि एक आदमी की जो वार्षिक इनकम है वो 1.2 लाख रुपीज़ बढ़ जाती है ना, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो घट जाता है, वो 12% से 10% हो जाता है इनकम टैक्स। जिस तरीके से वह जो पहले टैक्स पे कर रहा था वो अभी भी करता है, यानी कि पहले कुछ इनकम थी उस पर 12% टैक्स दे रहा था, ठीक है ना, पहले इनकम थी उस पर 12% मान लो टैक्स दिया, जो भी टैक्स का अमाउंट बना, अब मेरी पहले से इनकम बढ़ गई 1.2 लाख, अब मैं उस पर दे रहा हूँ 10% टैक्स, तो पहले का जो टैक्स अमाउंट था और अब का दोनों बराबर है। तो अब आपको बताना है कि कितनी इनकम, बढ़ी हुई इनकम बतानी कि टोटल कितनी होगी। अब देखिएगा यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है आप लोगों का, यानी कि जो इनकम टैक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो इनकम पे करता है और दूसरा करता है टैक्स पे। इनकम टैक्स, इनकम कितनी मेरी इनकम है और उस पर कितना परसेंट टैक्स लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। पहले था टैक्स 12%, अब कितना हो गया 10%, यानी कि पहले 12% था टैक्स। अगर मैं यहां पर टैक्स की बात करूं, यहां पे कह देंगे हम लोग इनिशियल और यहां पे हम लोग कह देंगे फाइनल। पहले तो था टैक्स 12%, अब कितना हो गया आप लोगों का 10%, ठीक है ना, यहीं पे हम लोग लिख देंगे। तो ये क्या रेशो निकल कर आया, यानी कि 6:5 का रेशो निकल कर आ गया टैक्स का। इनकम टैक्स क्या कहता है कि सेम है, ठीक है ना, तो यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि इनकम का क्या रेशो निकल कर आएगा, आप कहोगे 5:6 आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स आप लोगों का सेम है। क्लियर है? अब इनकम कितनी होगी, 5 से 6 होगी, यानी 1 यूनिट बढ़ जाती है। और क्वेश्चन में बोल दिया कि इनकम तो 1.2 लाख रुपीज़ बढ़ रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लाख। तो इंक्रीज इनकम आप लोगों को बतानी, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1.2 इंटू 6 यानी कि 7.2 लाख रुपीज़। इसका मतलब जो बढ़ी हुई इनकम है वो आप लोगों की 7.2 लाख रुपीज़ के बराबर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हो, यही आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। प्रॉब्लम 11 को यहाँ पर समझते हैं। ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाई 5 लाख रुपीज बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 10%. ही नाउ पे 10,000 रुपीज मोर इनकम टैक्स. व्हाट इज द इंक्रीज इनकम? कहता है कि एक आदमी की जो वार्षिक आय है वो 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन वह जो टैक्स है पहले 12% देता था, अब 10% दे रहा है, लेकिन अब पहले से 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स दे रहा है। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम आप लोगों को बतानी है। देखिए कैसे करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था वैसे ही करेंगे। आपको ये पता है कि जो इनकम टैक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी कि इनकम इनटू टैक्स पर निर्भर करता है। अब आपको ये भी पता है कि टैक्स क्या था पहले, तो पहले जो टैक्स था वो था आपका 12%, और अब फाइनल टैक्स कितना, यानी कि घट गया, अब हो गया 10%, ठीक है ना। 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 5 बार, यानी कि टैक्स का अनुपात 6:5 निकल कर आ गया, घट गया टैक्स, ठीक है ना। तो इनकम का रेशो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, तो इनकम का जो रेशो निकल कर आएगा 5:6 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन
अब जो है इनकम टैक्स बराबर नहीं, अब 10,000 रुपये ज़्यादा है। कब है 10,000 रुपये ज़्यादा? जब 10% टैक्स दे रहा हूँ, समझना ध्यान से। यानी 10% की वजह से 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स अब दिया जा रहा है। तो कुल 100% का मतलब कितना आएगा? 1 लाख रुपये। तो इसका मतलब 1 लाख रुपये टैक्स, टोटल 1 लाख रुपये बढ़ा, ठीक है ना। पहले 5 लाख रुपये बढ़ रही थी इनकम, अगर टोटल इनकम टैक्स को हम सेम मान ले तो यहाँ पर एक बढ़ रहा है, इस 5 में से एक को माइनस कर लेंगे, यानी कि 4 लाख रुपये इंक्रीज आ जाएगा इनकम में, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इनकम कितना बढ़ रही है? 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 लाख रुपये। इस बात को समझना है, क्योंकि पहले जो इनकम थी उस पर मैं 12% टैक्स देता था। अब मेरी इनकम 5 लाख रुपये बढ़ी, उस पर मैं 10% टैक्स दे रहा हूँ। अब वाला जो टैक्स है पिछले टैक्स से 10,000 रुपये ज़्यादा है। अब वाला टैक्स का जो परसेंटेज है वो 10% है। अगर मैं टोटल 100% की बात करूं तो आप लोगों का 1 लाख रुपये ज़्यादा हो रहा है। 1 लाख रुपये जब इनकम 1 लाख रुपये ज़्यादा, जब इनकम 5 लाख रुपये बढ़ती है। अगर इनकम टैक्स सेम करूं तो 5 में से एक माइनस कर लेना, यानी कि 4 लाख रुपये इनकम मान लो बढ़ रही है, अगर इनकम टैक्स को सेम मानो। तो 1 यूनिट बढ़ रही इनकम, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 4 लाख। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 4 यानी कि 20 लाख रुपये थी इसकी क्या? इनिशियल इनकम। यहाँ से इनिशियल वैल्यू निकलेगी केवल। अब 5 लाख रुपये इसकी क्या हो गया? इनिशियल इनकम क्या थी? 20 लाख रुपये, 5 लाख बढ़ गई, यानी कि फाइनल जो इसकी इनकम निकल कर आई वो कितनी आई? 25 लाख रुपये आई। इस बात को ऐसे समझ सकते हो। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो इसका एक ऑल्टरनेट तरीका मैं और बता देता हूँ, ठीक है। अगली स्लाइड पर दिखाता हूँ। अगली पे क्या, यहीं पे हम लोग बताते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, या इसको अगली एक स्लाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। मान लो पहले मैं x रुपये कमा रहा था और x रुपये पर मैं कितना दे रहा था? 12% टैक्स। समझ आ गई भाई? अब मेरी इनकम बढ़ जाती है 5 लाख रुपये, यानी कि x + 5 हो जाती है। अब मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ? 10%, ठीक है ना। दे रहा हूँ। अब वाला जो टैक्स है वो 10,000 रुपये ज़्यादा है। क्या यही सवाल में दे रखा? आप कहोगे जी बिल्कुल यही दे रखा। यानी कि ये मेरी इनिशियल इनकम, ये मैंने मान ली, यानी अभी मेरी जो इनकम है x + 5 का 10%, अभी के इनकम और उसका टैक्स 10% है। अगर इसमें से पहले की इनकम x और उसका टैक्स 12% माइनस करूं तो मेरा ये डिफरेंस निकल कर आ जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये, ठीक है ना। ये लैक्स में वैल्यू दे रखी, ये भी कंफ्यूज मत हो जाना। ये वैल्यू आपको 5 लाख दे रखी है, ठीक है ना। तो इस 10,000 को भी अगर मैं लैक्स में कन्वर्ट करूंगा, इसको अगर मैं लैक्स में करूंगा तो कितना? 10,000 बटे 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा तो 0.1 लाख आ जाएगा। भाई 10,000 को 0.1 लाख कह सकता हूं। यानी हमें यहां पर यह पता लग गया कि पहली मेरी इनकम x थी जिसपे 12% टैक्स था। अब की इनकम मेरी x + 5 लाख है जिसपे 10% टैक्स है। अब मैं लेकिन 10,000 रुपये ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ। तो अब की इनकम का टैक्स टोटल और इसमें से पहले इनकम का टैक्स माइनस करूंगा तो 10,000 आ जाएगा। इसको लैक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सोल्व कर लो एक बार ध्यान से देखो। तो यहाँ पर आएगा आप लोगों का 10x% और यहाँ पे 5 लाख का 10% कितना होता है? यानी 50,000 रुपये, ठीक है ना। और -12x% आएगा, ठीक है। और इसको 1000 में चेंज कर लो, यानी कि 10,000 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया, ठीक है। तो यानी आप लोगों का निकल कर आ गया 40,000 रुपये इक्वल टू, ये निकल कर आगा आपका कितना निकल कर आ गया? इसको इस तरफ ले जाऊंगा और यहाँ पर आएगा 2x%। अब 2 से 40,000 आप लोगों का 20,000 पर जाएगा, यानी x की वैल्यू आएगी 20,000 और इस परसेंटेज का मतलब गुणा 100 और हो जाएगा, यानी x बराबर आप लोगों का 20 लाख रुपये निकल कर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा भाई? x क्या थी आपकी? इनिशियल क्या थी? इनकम थी। आपसे पूछता है कि अब आप ये भी बोलता है आपसे कि आपकी इनकम 5 लाख बढ़ती है, तो इंक्रीज इनकम आप लोगों की क्या निकल कर आएगी? देखो ये है आप लोगों की इनिशियल इनकम, ठीक है ना। तो इंक्रीज इनकम आप लोगों की क्या निकल कर आएगी? इंक्रीज इनकम तो ये आप लोगों की निकल कर आएगी 20 लाख और 5 लाख रुपए बढ़ रही थी, ये सवाल में दे ही रखा है, यानी कि 25 लाख रुपीज आएगी। अब उम्मीद करता हूं कि ये मेथड दूसरा है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर रेशो मेथड से आप लोग करोगे तो भाई मैंने आप लोगों को ये तरीका बता ही दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों ही बेस्ट तरीके हैं, जो आपको ज़्यादा सही लगे वो आप लोग अपना सकते हो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%, नेट इफेक्ट आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले नेट इफेक्ट ऑफ एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इसकी लेंथ है 12% बढ़ रही है और जो ब्रेथ है वो 8% घट रही है, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दूंगा, तो नेट इफेक्ट हम लोग यहाँ पर इजीली सक्सेसिव से निकाल लेंगे। ये तो 12% बढ़ रही है, 8% घट रही है, और माइनस 12 गुणा 8/100, ये परसेंटेज में आप लोग आ जाएगा। 12 में से 8 गया 4, माइनस 12 × 96/100 यानी कि 0.96%, यानी कि नेट इफेक्ट आपका आएगा 3.04% इंक्रीज हो जाएगा। तो जो डिक्रीज वाले ऑप्शन खत्म करो, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.4% इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब प्रॉब्लम 13 को यहां पर देखिएगा। If each side of a square is decreased by 17%, then by what percentage does its area decrease? एक स्क्वायर का एरिया की प्रत्येक साइड 17% डिक्रीज होती है, तो इसका एरिया कितना डिक्रीज होगा आप लोगों को बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर के बराबर होता है ना, और साइड कहता है कि 17% इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग सक्सेसिव लगा देंगे, यानी कि नेट चेंज निकालेंगे सीधा, है ना। कितना कम हो रहा है, 17%, -17, और माइनस माइनस प्लस होता है 17 × 17/100, ये सक्सेसिव चेंज मैंने यहाँ पे लगाया। तो 17 17 -34 और प्लस 17 17 17 × 17 289 डिवाइड बाई 100 यानी कि 2.89%। तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 31.11% डिक्रीज हो जाएगा। इस माइनस का मतलब है केवल और केवल डिक्रीज, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से, प्रॉब्लम नंबर 14। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाई 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। एक क्यूब की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है, तो इसका सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या होता है, यानी कि 6 × साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। 6 × साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। अब कहता है कि 10% इंक्रीज हो रही है, यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है केवल साइड के स्क्वायर पे निर्भर करेगा। तो 10% इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर नेट चेंज निकाल देंगे सीधा सक्सेसिव से। तो नेट चेंज कितना निकल कर आएगा, यानी कि 10 + 10 और प्लस का 10 × 10 डिवाइड बाई 100%, यानी नेट चेंज आपका निकल कर आएगा 21%। तो कितना इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, 21% होगा। आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।